ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। अब संविधान की अनुसूचियां पढ़ने के पहले कुछ संविधान की कुछ मूलभूत बातों पर ध्यान देते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप नए स्टूडेंट भी हैं तो ये टॉपिक इसको समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर पुराने स्टूडेंट हैं, आपको इस टॉपिकों के विषय में जानकारी है तब तो बेहतर ही है, आप तो गुरु ही हैं। चले आप समझते हैं ये मूल संविधान। ये मूल संविधान यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। और यह संविधान 2 वर्ष कितने दिनों में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। और ये कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत कर लिया गया। बार बार प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, जब यह अंगीकृत किया गया उस समय संविधान में कुल भाग कितने थे? 22 भाग थे। और कुल अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? ये 395 अनुच्छेद थे। तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न होता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी? 8। अनुच्छेद की संख्या कितना? तो 395। अब देखिए, वर्तमान जो स्थिति है हमारे संविधान की, अब इसमें कितने भाग है? तो 22 भाग है। ऐसे भागों की संख्या तो 22 ही है, लेकिन जैसे 9 ख ऐसे जोड़कर अगर ऐसे देखें तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 25। लेकिन अगर भागों की संख्या पूछे तो कितनी है? 22। क्योंकि 22 ही भाग है। यदि उसमें जोड़ा गया तो 9 में क जोड़ा गया, 10 में क जोड़ा गया, ऐसे बढ़कर कितने जोड़ दिए गए? 3 और जोड़ दिए गए हैं। क्लियर हुआ? अब समझ में आया। लेकिन भागों की संख्या कितनी रही? उतनी ही, 22 की 22 ही रही। क्लियर हुआ? अब अनुसूचियां कितनी? वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी? तो ये है 12। क्लियर हुआ? अनुसूचियों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, ये 12 हो गई। और अनुच्छेदों की संख्या कितनी है वर्तमान संविधान में? तो 450 से भी अधिक है। मूल संविधान में कितने थे? 395। तो क्लियर हो गया कि संविधान में कुल भाग 22 है और अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, अब 12 हो गई। और अनुच्छेद पहले 395 थे, अब 450 से अधिक है। अब संविधान निर्माण के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। संविधान निर्माण, इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। पहले हम गुलाम थे, आप जान ही रहे हैं। कई सारी संवैधानिक प्रोसेस के द्वारा, कई सारी संवैधानिक सुधारों के द्वारा हमें यह अवसर प्राप्त हुआ कि हम एक अपना संविधान बनाए। ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भेजा। कब भेजा? बार बार प्रश्न पूछता है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं और उसके कुछ प्रोसेस बताए कि इस तरह से संविधान सभा का गठन होगा। एक संविधान सभा का आप गठन कीजिए और यही संविधान सभा के जो मेंबर होंगे ये आपके संविधान का निर्माण करेंगे। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हो गया। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में। किसकी अनुशंसा पर? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। अब देखें कि पूछता है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। याद रखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो कुछ मूलभूत बातें समझे। अब देखते हैं, अब इसी में से अनुसूचियों को समझते हैं। संविधान की अनुसूचियां। क्लियर है? ये टॉपिक है हमारा आज का। ये देखिए, संविधान में कुल जान ही गए कि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? तो अब समझें कि संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी भारत के जो भी राज्य हैं, 29 स्टेटों का और 7 केंद्र शासित राज्यों का वर्णन, लिस्ट जो है कहां मिलती है। अगर हमें पता नहीं हो कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं तो क्या करेंगे कि संविधान की अनुसूची 1 को
प्रथम अनुसूची को देखेंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि संविधान में कितने भाग और कितने केंद्र शासित क्षेत्र और कितने जो है राज्य है। क्लियर हुआ। अब देखिए द्वितीय अनुसूची क्या कहती है संविधान की। तो संविधान के द्वितीय अनुसूची में याद रखेंगे कि जो संविधान में कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, इसी तरह से कई सारे अधिकारियों का, राज्यपाल, कई सारे अधिकारियों का वर्णन है। जो संविधान में जिन अधिकारियों का, पदाधिकारियों का उल्लेख है, उन पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। क्या तृतीय में क्या है? जो पदाधिकारी जो द्वितीय अनुसूची में, यहां मैंने लिखा कि द्वितीय ए अनुसूची में वर्णित पदाधिकारियों, यानी द्वितीय अनुसूची में जो पदाधिकारियों का, जिन पदाधिकारियों का वर्णन है, उन्हीं पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय, यानी कि जब वो इस पद का ग्रहण करेंगे, यदि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, राज्यपाल का पद ग्रहण करते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद को ग्रहण करते हैं, उस समय पद ग्रहण के समय लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख है। जो शपथ लेते हैं, कैसे शपथ लेंगे, इसका उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में? तो तृतीय अनुसूची में। देखिए पहले ये अधिकारी अपना द्वितीय में क्या कर लिए, सबसे पहले अपना वेतन और भत्ता निश्चित, वेतन, भत्ता और पेंशन निश्चित करते हैं। उसके बाद से ये शपथ लेते हैं। जब भी आप किसी नौकरी का फॉर्म भी फिलअप करते हैं किसी जॉब के लिए, तो पहले आप देखते हैं किसमें क्या वेतन है, ठीक है, किस तरह से कार्य की शैली है, इस रिटायरमेंट का क्या प्लान है, उसके बाद ही आप उस जॉब को ज्वाइन करते हैं या भरते हैं। वही प्रोसेस, सबसे पहले ये क्या करेंगे, अपने पेंशन, वेतन, भत्ते और पेंशन का निर्धारण करेंगे द्वितीय अनुसूची में, और तृतीय अनुसूची में इन पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन है। उसके बाद ये शपथ पर सिग्नेचर करेंगे। अब देखें तो प्रथम में भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्यों का वर्णन, द्वितीय में संविधान में उल्लेखित पदाधिकारियों के पेंशन, वेतन, भत्ते का वर्णन है, और तृतीय में द्वितीय अनुसूची में वर्णित पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय शपथ लिए जाने का उल्लेख है कि किस तरह से शपथ लेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए चतुर्थ और पांचवी, चतुर्थ देखते हैं। ये चतुर्थ क्या है कि चतुर्थ अनुसूची में राज्यों एवं संघ क्षेत्र यानी केंद्र शासित राज्य, तो राज्यों, भारत के राज्यों और संघ क्षेत्र यानी केंद्र शासित राज्यों के राज्यसभा में सीटों का वर्णन है। यानी कि भारत के किस राज्य से कितने मेंबर जो है राज्यसभा में जाएंगे और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने मेंबर जो है जाएंगे राज्यसभा में। जैसे आप देखते हैं कि बिहार का कितना है, 16 है, उत्तर प्रदेश का कितना है, 31 है, सबसे ज्यादा। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में मेंबर जाते हैं। तो ये निर्धारण यदि हमको पता करना हो कि बिहार में से कितने राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, तो 16 ये जाते हैं। कहां से देखेंगे, तो चतुर्थ अनुसूची में किस राज्य से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में जाएंगे, इसका वर्णन किस अनुसूची में, चतुर्थ में है। क्लियर। अब पांचवी और छठी को एक साथ याद रखेंगे। पांचवी अनुसूची में क्या है कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है। यानी एससी और एसटी के प्रशासन और उन पर नियंत्रण का वर्णन किसमें है, पांचवी अनुसूची में। याद रखें, पांचवी अनुसूची एससी और एसटी के प्रशासन के विषय में बतलाती है। अब देखिए जो 6 नंबर की अनुसूची है, शेड्यूल है, इसमें क्या है, असम, याद रखें कुछ विशेष राज्य है, ये 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हें शॉर्ट में AMTM कहेंगे। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जाति, केवल एसटी, अनुसूचित जाति में केवल एसटी के प्रशासन के विषय में वर्णन है। पांचवी में क्या था कि एससी एसटी के प्रशासन के विषय में वर्णन था, उन पर उनके नियंत्रण के विषय में वर्णन था। लेकिन छठी में केवल भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के केवल एसटी, अनुसूचित जनजाति, यहाँ एससी और एसटी दोनों है, केवल यहाँ इन 4 राज्यों के एसटी के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन है। क्लियर हो गया। अब देखिए 7वीं अनुसूची।
7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथकीकरण है। बार बार आपसे प्रश्न पूछता है शक्तियों का विभाजन संविधान के किस शेड्यूल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में शक्तियों का पृथकीकरण है। ठीक है, तो पावर ऑफ सेपरेशन है, या पावर ऑफ सेपरेशन या शक्तियों का विभाजन क्या है ये, तो समझे केंद्र और राज्य, माने भारत का जो भारत के जो राज्य हैं और केंद्र हैं, इनके बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, अब किस तरह से शक्तियों का विभाजन है, तो 3 तरह की शक्तियां हैं। एक को कहते हैं संघ सूची, 3 तरह के विषय है, संघ सूची, दूसरे को कहते हैं राज्य सूची और तीसरे को कहते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय उसे कहते हैं जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उस विषय को संघ सूची का विषय कहते हैं। जिन विषयों पर केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, उसे राज्य सूची का विषय कहते हैं। और जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसे समवर्ती सूची कहते हैं। क्लियर हुआ? केंद्र संघ सूची में को केंद्र सूची भी कहते हैं, इस पर केवल केंद्र यानी भारत की पार्लियामेंट इन विषयों पर कानून बनाएगी। राज्य सूची यानी कि राज्य की विधानमंडल और विधानसभा द्वारा इस पर कानून बनाया जाएगा। और समवर्ती सूची दोनों को अधिकार है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब प्रश्न आपका यह होगा कि सर यदि इस स्थिति में, कानून बनाने की स्थिति में इस विषय पर विवाद हो जाए तो किसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा? तो भारत के संघ यानी भारत की पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया विधि सर्वोच्च होगा राज्य के विधि के ऊपर। क्लियर हुआ? अब देखें, अब प्रश्न यहां से पूछता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? तो पहले संघ सूची में 97 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 100 हो गए हैं, 3 बढ़ गए हैं। कितने? 3 बढ़ गए, 100 हो गए हैं। अब देखें, राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 विषय थे, 66 विषय सब्जेक्ट थे राज्य सूची में, लेकिन अब इसमें घट गए, 66 में 5 घटकर ये 61 हो गए हैं वर्तमान में। ठीक है, और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे, जो वर्तमान में 52 हो गए हैं। कितने? 47 में कितने बढ़ गए? 47 में 5 बढ़े हैं, तो कितने हो गए? 47 5 52। तो आपने देखा कि 3 बढ़े। अब अवशिष्ट शक्तियां, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कहा गया कि कुछ ऐसे भी विषय भविष्य में आएंगे जिस पर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिन विषयों की चर्चा आज नहीं की जा रही है। ऐसे विषय जब आएंगे, उस अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त होगी यानी संघ को प्राप्त होगी। जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि आईटी क्षेत्र पहले नहीं था, आईटी संबंधी जो है क्राइम पहले नहीं होते थे, लेकिन आजकल साइबर क्राइम हो रहा है। तो साइबर क्राइम से संबंधित कानून बनाना हो तो इस किस सूची का विषय होगा? अवशिष्ट शक्ति सूची में जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों के तहत केंद्र इस पर कानून बनाएगा। तो 7वीं अनुसूची को आप समझ गए। अब 8वीं यहां एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची में केंद्र और राज्यों के नामों का वर्णन है। द्वितीय में संविधान में उल्लेखित पदाधिकारियों के शपथ, पेंशन और भत्ते का वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन है। द्वितीय में वर्णित अधिकारियों के शपथ, पद ग्रहण के समय शपथ का वर्णन है। चतुर्थ में किस राज्य से और किस केंद्र शासित क्षेत्र से कितने सदस्य, कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में जाएंगे, इसका वर्णन है। 5वें और 6ठे में, 5वें में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रीय प्रशासन का वर्णन है। और 6ठी में भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अनुसूचित जाति केवल एसटी के प्रशासन के विषय में वर्णन है। 7वीं में शक्तियों का पृथकीकरण है, जिसे आप समझ गए। अब 8वीं को देखते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। संविधान संशोधन, हम थोड़ा सा समझे, अब याद कर ले, संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी। संविधान का 21वां संशोधन हुआ 1967 में और एक सिंधी भाषा जोड़ दी गई। उसके बाद संविधान में 15 भाषाएं हो गई। पुनः संविधान संशोधन 71 हुए। 71 जो संविधान संशोधन हुए उसके तहत संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई।
यहां सुधार लेंगे, 14 नहीं 15 कर लेंगे। 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, तब 18 भाषाएं हो गई। इसके बाद संविधान संशोधन 92वां हुआ, जिसमें जो 2003 में हुआ, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। तो आप 8 अनुसूचियों तक समझ गए। अब 9वीं अनुसूची समझें। 9वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, इसे जोड़ा गया। संविधान का प्रथम संशोधन हुआ। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 368। अब आप बताएंगे संविधान संशोधन का वर्णन संविधान के किस भाग में है। अब देखिए, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? संविधान संशोधन प्रथम हुआ। आपसे सामान्य प्रश्न पूछता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951, 1951 में प्रथम जो है संविधान संशोधन हुआ। और इसके तहत 9वीं अनुसूची में एक अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। अब इस अनुसूची में क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के क्या नियम है, क्या विधियां हैं, इसका वर्णन किसमें है? तो 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल दिए जाते थे, उन विषयों पर न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, या न्यायालय उन विषयों पर सुनवाई नहीं कर सकता, जो है न्यायिक हस्तक्षेप से ये बाहर थे। लेकिन 2007 में एक निर्णय आया जिसमें कहा गया कि यदि मूल संविधान के यदि मूल अधिकारों का प्रश्न इस अनुसूची में जोड़ा हो और मूल अधिकारों से जुड़ा हो, तो इस अनुसूची के विषय पर भी न्यायालय समीक्षा कर सकता है। अब देखिए 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो संविधान का 52वां संशोधन हुआ। और इस 52 संशोधन कब हुआ था? 1985, 1985 में संविधान का 52 नंबर का संशोधन हुआ। और इस संशोधन के तहत दल बदल अधिनियम बनाए गए। यानी कि 1985 का जो दौर था, इसमें काफी राजनीतिक अराजकता की स्थिति थी। कोई भी व्यक्ति कब दल छोड़कर दूसरे दल में समाहित हो जाता, ये पता नहीं चलता था। इसीलिए ये 10वीं अनुसूची लाई गई और इसमें दल बदल संबंधी कुछ कानून बनाए गए कि किन परिस्थितियों में आप अपने दल का त्याग कर सकते हैं। यदि आप त्याग करते हैं तो क्या होगा, किस अवस्था में आपकी सदस्यता रहेगी, किस अवस्था में आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये सभी प्रावधान दल बदल अधिनियम संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। कब जोड़ी गई? तो 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन? 52 नंबर का। अब 11वीं अनुसूची, ये संविधान संशोधन 73 द्वारा 1992-93 में जोड़ी गई। 1992-93 में ये जोड़ी गई। इसमें क्या है कि पंचायती राज्य व्यवस्था जो है, तो पंचायती राज्य का उल्लेख है। पंचायती राज्य को 19 विषय दिए गए। इन 19 विषयों पर किस तरह से ये व्यवस्था काम करेगी, इन सब चीजों का वर्णन जो है 11वीं अनुसूची में है। कब जोड़ी गई समझ गए? 12वीं अनुसूची का संबंध संविधान संशोधन 74 से है। 73 में पंचायती राज और 74 में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन। यानी शहर में स्थानीय स्वशासन, नगर के पंचायत की चर्चा जो है 12वीं अनुसूची में है। शहरी क्षेत्र के नगर निगम की चर्चा जो है किसमें है? तो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया और इन्हें 18 विषय दिए गए। और इन्हीं 18 विषयों पर कैसे कार्य करेगी, इसके विषय में इसमें वर्णित है। तो आज